वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। करियर काउंसलर्स इंडिया से मैं हूं आपकी करियर काउंसलर डॉक्टर अनुपमा महेश्वरी। और आज कुछ ट्रेंडिंग करियर्स के बारे में बात करते हैं जो कि आई थिंक नीड ऑफ द आवर है और आगे आने वाले समय में जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब बात करती हूँ साइंस की तो जनरली कुछ करियर्स हमारे सबके मन में आते हैं। लाइक साइंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो लगेगा कि पीसीएम करके हम लोग इंजीनियर्स बन जाएं, आर्किटेक्ट बन जाएं, या हम मेडिसिन में चले जाएं। तो जनरली साइंस हम लोग एज एन इंजीनियर या एज अ मेडिकल डॉक्टर ही मेजरली देखते हैं। फिर साइंस में अब बहुत सारी और भी फील्ड्स हैं जो कि बहुत जरूरत है हमारे आने वाले समय में, जिन फील्ड्स की और जिनमें करियर स्कोप्स बहुत बहुत हाई हैं और जिनके बारे में सबने सुना है। बट पता नहीं कितनों को मालूम लगता है कि उनको अपना करियर बनाना चाहिए या नहीं। तो कुछ ऐसे ही 9 फील्ड्स की मैं आज आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ। तो साइंस का नाम लेते हैं और सोच अपनी वही ट्रेडिशनल रखते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपने तो वैसे मुझे लगता है आप लोगों ने तो वो समय नहीं देखा है जबकि एक ऐसा समय था जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, जब ऑनलाइन कोई सर्विसेज नहीं होती थी, देयर वाज नो ऑनलाइन लाइक शॉपिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब कोई जोमेटो नहीं था, जब कोई स्विगी नहीं थी, जब कोई पेटीएम नहीं थे, तो ऐसा एक काफी बड़ा दौर रहा है, एक ऐसा समय रहा है। लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की करी है, इतना एडवांसमेंट किया है कि अब वो समय आया है कि जो ये चीजें हम लोग बहुत ही नॉर्मली अब हम यूज करने लगे हैं। और इसी टेक्नोलॉजी से, एडवांसमेंट से, इसी एआई के होने से चीजें बहुत 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 इजी होती जा रही है एक तरफ, और साथ में बहुत सारे नए करियर एवेन्यूज को, करियर ऑप्शंस को जगह मिलती जा रही है अपने आप अपने लाइक स्टूडेंट्स के बीच में आके बताने के लिए कि सी वी आर ऑल्सो इमर्जिंग ट्रेंडिंग करियर्स। तो कौन कौन से ये वाले करियर्स हैं, तो चलिए हमारे पीपीटी से हम लोग देखेंगे। ओके। सो सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट करियर जिसे हम बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जिनके पास एप्पल फोन है उनको मालूम है, उनके पास एक सीरी होती है, या मोस्ट ऑफ अस हैज एलेक्सा। तो ये एलेक्सा, सीरी, ये सब चीजें क्या है बेसिकली? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रोडक्ट है। एलेक्सा आपकी लैंग्वेज, आपके बोलने के ऊपर आपको जवाब देती है, सीरी आपके बोलने के ऊपर आपको जवाब देती है, यानी कि वो ह्यूमन लैंग्वेज के साथ रिएक्ट करती है। तो ये कैसे हो रहा है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या अगर आप देखें फेसबुक पे, अगर आप अपने किसी फ्रेंड की फोटो को लगाते हैं तो फेसबुक आपको सजेशन देने लगता है कि टैग कर दीजिए, ये आपकी ये वाली फ्रेंड है, इनको उनको टैग कर दीजिए। तो अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल सर्च हो या नेटफ्लिक्स हो या उबर की कोई भी एप्लीकेशन हो, सब किस बेसिस पे चलती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसके ऊपर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को बहुत फास्ट, बहुत इफेक्टिव बनाते जा रहे हैं। वो इस प्रकार से एल्गोरिथम्स को सेट करते हैं कि हम जो भी ढूंढ रहे होते हैं हमारे स्मार्टफोन पे, हमें वही सजेशंस मिलने लगते हैं। आ, कितनी बार हम लोगों ने सुना है आपस में बातचीत करते हुए कि यार मेरा फोन मुझे आजकल लगता है सुनता है, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज अपने मन में सोचती हूँ या मैं कोई भी चीज टैग करने की कोशिश करती हूँ, ढूंढती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कपड़ों के बारे में ढूंढ रही हूँ तो मुझे सारे के सारे जो है कपड़ों से रिलेटेड सजेशंस मिलने लगते हैं। ऑटोमेटिकली मेरा फोन मुझे वही सारी चीजें सजेस्ट करने लगता है। तो ये जो फोन आपका है, ये फोन बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फोन के अंदर है, वो आपकी पैटर्न्स को स्टडी करती है, उस एल्गोरिथम को स्टडी करती है, और फिर वो आपको वही सारी चीजों के सजेशन देती है जो कि आप अपने मन में आप सोच रहे होते हैं, जिसको आपने थोड़ा सा कहीं से भी ढूंढने की कोशिश की होती है। तो यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की ही फील्ड है जो कि बेसिकली इस प्रकार की स्मार्ट मशीन्स को बनाने के लिए उपयोग में की जाती है, जहाँ पे कि जो जो मशीन थिंक कर सके, जो मशीन प्रोसेस कर सके इंफॉर्मेशंस को, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। डेफिनेटली वो ह्यूमन बींग के ऊपर नहीं जा सकती हैं, लेकिन
हमारे एज अ कॉम्प्लीमेंट दे कैन हेल्प अस एंड दे कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइक जर्नी, और हमारी लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस बहुत एक ह्यूज और नीश एरिया है, और इसमें करियर डोमेन्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये आपको इंटरेस्ट करता है ये सब चीजें, ये एल्गोरिथम्स, ये पैटर्न स्टडी करना, और अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं, और तो आप इस एरिया में अपने लिए एक करियर बना सकते हैं। और इसके लिए आपको बीटेक डिग्री लेनी होगी कंप्यूटर साइंस में, और मास्टर्स करना होगा मशीन लर्निंग में या कंप्यूटर साइंसेज में। मैथमेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई एम सेइंग एल्गोरिथम्स एंड ऑल, सो इट मींस स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स अगर आपके पास है, और अगर आप कंप्यूटर में बहुत डीपली इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कुड बी योर एरिया ऑफ करियर, या कुड बी योर करियर ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, विच इज अगेन ये बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ये बहुत बहुत नाम सुनते हैं। अगेन अगर यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं कि अगर आप बाई चांस कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, वेदर इट इज इंस्टाग्राम, वेदर इट इज फेसबुक, कहीं भी, वहां पे सब तरफ आपको वो जो ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे थे उससे रिलेटेड आपको सारे सजेशंस मिलने लगते हैं। इवन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे लाइक इस प्रकार के लोगों को हायर करते हैं जिनको डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, डेटा मैनेजर्स बोला जाता है, जो कि इन डेटास को स्टडी करे और उन डेटास के पैटर्न्स को स्टडी करे, और कैसे वो पैटर्न्स कंपनीज अपने यूज करके और ये समझ सके कि जो क्लाइंट है या जो कस्टमर है वो क्या चाहता है बेसिकली। वो बहुत डीपली ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रोडक्ट में, किस प्राइस रेंज में, और किस प्रकार का प्रोडक्ट जनरली मैक्सिमम मासेस में लोग ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान, और उसी प्रकार से फिर वो अपने बिजनेस को, अपने ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस को उस हिसाब से वो लाइक मॉडिफाई करते हैं या अपडेट करते हैं, जिस प्रकार के कि वो ऑनलाइन लोगों की चॉइसेस देखते हैं। तो ये ऑनलाइन जो लोगों के चॉइसेस हैं या ऑनलाइन जो लोगों के डेटा स्टोर हो रहे हैं, ये सब कौन स्टडी करता है? तो बेसिकली ये सब स्टडी करते हैं हमारे बिग डेटा एनालिटिक्स एंड बिग डेटा इंजीनियर्स, बिग डेटा मैनेजर्स एंड बिग डेटा साइंटिस्ट। सो डेफिनेटली अगेन, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड है, डेटा स्टडी करना है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक पाइथन, जावा, पर्ल एटसेट्रा। तो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, और साथ में आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं बिजनेस एनालिटिक्स में एंड इंटेलिजेंस में, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंसेज में। सो अगर बिग डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस या बिग डेटा में अगर आप अपना करियर देखते हैं, अगर आप वो पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हैं, आपको लगता है इंटरेस्टिंग हो सकती है ये रिसर्चिंग इंफॉर्मेशन, तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। So now let us see. The third one is ethical hacking and cyber security. जितनी हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस होती जा रही है, उतने ही हम वल्नरेबल होते जा रहे हैं डार्क वेब में या वेब वर्ल्ड में। सो अब कौन हमको प्रोटेक्टेड रखेगा? कौन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को प्रोटेक्टेड रखेगा? आपने सुना होगा कि बहुत बार ऐसे साइबर फ्रॉड्स के केसेस आते हैं, बहुत बार ऐसे हैकिंग के केसेस आते हैं, जो कि जिसके लिए कि एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एथिकल हैकर्स या साइबर सिक्योरिटीज के ऑर्गेनाइजेशन हैं, या ऐसे लोग इंडिविजुअली भी हैं जो कि इसमें सर्टिफिकेशंस करते हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डेटा है या जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उनको साइबर सिक्योर रखते हैं, ताकि वो किसी भी साइबर थ्रेट्स में ना आए या अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें। तो एथिकल हैकर वही कंप्यूटर नेटवर्क एक्सपर्ट होते हैं जो कि कोशिश करते हैं कि वो किसी भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी सिस्टम में पहले को अंडरस्टैंड करें और आइडेंटिफाई करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ कहाँ से थ्रेट हो सकते हैं, उसके साइबर को कहाँ कहाँ से थ्रेट हो सकते हैं, और फिर उस सारी वीकनेसेस को समझ के एक स्ट्रॉन्ग
एक स्ट्रॉन्ग एथिकल वे में जाके एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम उनके लिए डेवलप करें. सो दिस इज द वर्क ऑफ एन एथिकल हैकर एंड आप देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर में सपोज हम लोगों ने जोमेटो में अपना अपने आप को रजिस्टर किया, बट स्विगी की तरफ से भी हमें कहीं ना कहीं से सजेशन मिलने लगेंगे, और वाइस वर्सा, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी, हम किसी में अपना डेटा डालते हैं और कोई और रिलेटेड कॉम्पिटिटिव दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी हमको सजेशंस आने लगते हैं. सो ये डेटा एक दूसरे के पास जनरली इसीलिए चले जाते हैं जबकि उनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं होता है. तो मेरे क्लाइंट सबके क्लाइंट बन जाते हैं, बट अगर मुझे चाहिए कि मेरे क्लाइंट्स मेरे ही क्लाइंट्स रहें, मेरे कस्टमर्स मेरे ही कस्टमर्स रहें, तो डेफिनेटली अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को मुझे सेफगार्ड करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को हायर करना पड़ेगा जो कि एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में काम करती है. तो इसके लिए जो आप पढ़ेंगे डेफिनेटली कंप्यूटर्स तो रिकमेंडेड है ही. सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के कोर्सेज किए जाते हैं जिनको कि आपको करना चाहिए आफ्टर बीइंग अ कंप्यूटर एप्लीकेशन पर्सन और अ कंप्यूटर साइंटिस्ट. उसके बाद आप सर्टिफाइड सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे वर्क कर सकते हैं. तो एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी बीइंग अ प्रेजेंस सो वाइड ऑन द साइबर डोमेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को सेफ गार्ड करें. हम एज एन नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम अपने आप को सेफ गार्ड करते हुए चलें, और जिसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऐसे लोग चाहिए होंगे जो कि हमें सिक्योरिटी दे सके. नाउ लेट्स कमिंग टू द फोर्थ वन विच इज रोबोटिक्स. रोबोटिक्स, सोचिए अगर हम बात करें आज से 10 साल बाद हमें हमारे प्लेनेट पे हमारे अलावा कौन दिखेगा, तो हमें हमारे प्लेनेट पे हमारे अलावा जो दिखेंगे वो हैं रोबोट्स. एक ही नाम हमारे दिमाग में आता है, 10 से 20 साल बाद हम हमारे साथ हमारे रोबोट्स को देखेंगे. तो ऐसा नहीं है कि रोबोट आज एग्जिस्ट नहीं करते, रोबोट आज भी हमारे साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर में तो वो बहुत ही स्ट्रांगली एग्जिस्ट करने वाले हैं. क्योंकि अब आप देखें रोबोट सर्जरीज कर रहे हैं, रोबोट बहुत सारे इंडस्ट्रियल टास्क कर रहे हैं, रोबोट बहुत सारे स्पेसेस में जा रहे हैं, रोबोट बम डिफ्यूज कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे टास्क वो कर लेते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं. ये जिसमें ऐसा लगता है कि ह्यूमन बींग को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो मोनोटनस वर्क है. कोई एक रोबोट को आप इस तरीके से फीड कर दो और उससे भी ये काम कराया जा सकता है. और अब तो आप देखिए कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स आने लगे ना, ह्यूमन जैसे दिखते हुए भी रोबोट्स आने लगते हैं जो कि एक्सप्रेस भी करते हैं, इमोशंस भी होते हैं जिनके पास, जो कि वॉक करते हैं, जो कि टॉक करते हैं. आपने आई एम श्योर वेरी नाम सुना होगा सोफिया का. सोफिया एक ह्यूमनाइड रोबोट है, और भी अब बहुत सारे आ गए हैं. बट यस, सो रोबोट आर डेफिनेटली टेकिंग प्लेस, और बहुत सारे करियर्स जो कि कहूंगी कि जूनियर लेवल के हैं, वो मैक्सिमम का काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस और रोबोट्स के द्वारा कर दिए जाएंगे. सो रोबोटिक में अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और इन सब से रिलेटेड एरियाज की समझ लेनी पड़ेगी, जो कि हमें रोबोटिक इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है. BTech in Mechanical, Electronic and Robotic Engineering, followed by a master degree in programs in robotics. इस फील्ड के लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है. तो अगर हमें रोबोट की फील्ड में जाना है तो इट इज अगेन एज आई एम सेइंग कि आज से 10 साल बाद हम शायद घर घर में एक रोबोट होगा. तो रोबोटिक इज समथिंग विच इज अगेन वेरी अपकमिंग करियर ऑप्शन. एरोस्पेस. एरोस्पेस, अगर आप सैटेलाइट की बात सुनते हैं, प्लेन्स की, कैसे प्लेन उड़ रहे हैं, कैसे प्लेन बन रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आपको रश देती हैं तो हो सकता है कि आपकी फील्ड एरोस्पेस से रिलेटेड हो. और इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री इज एक्चुअली अ वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. चंद्रयान की तो हम बातें बहुत सुन ही रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हम फोर्थ शायद कंट्री होंगे जो कि अपनी एक सैटेलाइट को कामयाब रहेगा मून पे स्टैब्लिश करने के लिए. सो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. एंड सो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे यहाँ, जैसे कि इसरो है, देन DRDO है, देन HAL है,
और भी और प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि एरोस्पेस में एक प्रॉमिसिंग एंड प्रोस्पेक्टिव प्रॉस्पेरस फ्यूचर को देखती हैं, और उस हिसाब से वो अपने आप को डेवलप एंड ग्रो भी कर रही हैं. सो डेफिनेटली इट इज अ ब्रॉड ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बेसिकली डिजाइनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ एरोस्पेस व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्पेस सैटेलाइट्स और अदर एरोस्पेस मशीन्स के लिए वर्क करती है. सो दो प्रकार मेजरली जो हम दो प्रकार में इनको बांटते हैं, लाइक वन इज एरोनॉटिक एंड अनदर वन इज एस्ट्रोनॉटिक. Aeronautic is the one which is dealing with aeroplanes, and astronautic is the one which is dealing with space vehicle. तो आप डीलिंग विद एरोप्लेन्स में आपको अच्छा लगता है या एस्ट्रोनॉटिक साइंस में आपको अच्छा लगता है, ये आपको डिसाइड करना रहेगा अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं. डेफिनेटली इट इज वन ऑफ अगेन निश एरिया, एंड ऑल्सो बहुत कहते हैं ना जिसमें बहुत हाई रैंक IIT-JEE में स्कोर किया होता है, उसको ये वाली ब्रांच एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की मिलती है. सो डेफिनेटली एक बहुत ही अलग टाइप का रिसर्चिंग बेंट ऑफ माइंड इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर दिस एरोस्पेस इंजीनियरिंग. और बीटेक और बीई की डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में. So this is about the fifth field, which is aerospace. Now let us see what comes next. एकदम से डिफरेंट जो अभी तक हम बात कर रहे थे, अब एकदम से वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हटके अब हम आए हैं फूड एंड एग्रीकल्चर साइंस के ऊपर. So food and agriculture technology is booming a lot. All of us are very, very, very conscious about what we are eating, how we are growing. सब ऑर्गेनिक होना चाहिए, पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल होना चाहिए. तो जिस प्रकार हमारी अवेयरनेस अबाउट द हेल्दी ईटिंग बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी इस फील्ड में एडवांस होती जा रही है. सो बहुत सारी रिसर्चेस इनोवेशन चल रही हैं जिससे कि हम फूड एंड एग्रीकल्चर साइंस में बेहतर तरीके से काम कर सकें और बेहतर रॉ प्रोडक्ट हम ले सकें, क्योंकि वैसे भी इंडिया का जो 18 to 20% इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है दैट इज थ्रू फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी ऑलरेडी हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है. तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में अगर हमारे कोई स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, जिनके घर में ये एग्रीकल्चर का काम है, तो इट्स द टाइम कि हम उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएं. थोड़े ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड से हटकर हम उसको और टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांस करें, और बिकॉज ये भी बहुत अपकमिंग फील्ड है, whether it is agriculture biotechnology or it is horticulture, it is dairy technology, agronomy, food technology, pisciculture. ये तो कुछ रिलेटेड करियर ऑप्शन है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस इस फूड एंड एग्रीकल्चर साइंस की फील्ड में है, जिसका मेन मकसद ये है कि आप कैसे अपनी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स को कैसे बेहतर बनाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स को आप कैसे बेहतर बनाएंगे, कैसे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेटर करके, कैसे फूड पैटर्न्स को बेटर करके आप एक कंज्यूमर को बहुत ही हेल्दी फूड या डेयरी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें. सो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं. तो इसमें डेफिनेटली रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड भी है और ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड फील्ड भी है. ऑल द रिसर्चेस एंड एप्लीकेशंस आर इन द लाइक फूड प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशंस, कैसे स्टडी सॉइल की स्टडी करें, कैसे क्रॉप्स की स्टडी करें और कैसे उनको बेटर प्रोडक्टिव बनाएं. इस सब के ऊपर फूड एंड एग्रीकल्चर साइंस इज रियली डूइंग वंडरफुल वर्क, एंड people who are inclined toward this field or they already have traditional like agriculture business or thing like that at their home can definitely take it to another level and can make existing उनके जो काम है उसको और टेक्नोलॉजी एडवांस करके वो फूड एंड एग्रीकल्चर साइंस में बहुत बेहतरी से और बहुत एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं. So bachelor and master degree in agriculture, horticulture, agronomy or any subfield of agriculture is required. या आप बीटेक और एमटेक भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, अगर आप फूड एंड एग्रीकल्चर साइंस को अपना करियर ऑप्शन लेना चाहते हैं. नाउ लाइक कमिंग टू अनदर वन विच इज वो जो कि अभी इस समय बहुत ही बहुत जरूरी है. जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एनवायरमेंट कुछ अलग ही माहौल पैदा कर रहा है, कुछ अलग ही थ्रेट्स दे रहा है. कभी कहीं सडनली बहुत बारिश है, कहीं बिल्कुल ही सूखा पड़ा है, कहीं
आपने देखा होगा स्मॉग दिल्ली में कितना एक मेजर इशू हो गया था, जिसकी वजह से लाइक डेलाइट्स बहुत परेशान हो गए थे। सो ये तो कुछ है, आई मीन इस तरह की बहुत सारे सीरियस कंसर्न है जो कि हमारा एनवायरनमेंट हमें चिता रहा है बार बार, और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ वो हमें हमारा बार बार हमारा अटेंशन लेके जाता है। बट हम अनजाने या चाह के किसी ना किसी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए। तो इसीलिए जितने हम खराब कर रहे हैं उतने ही ज्यादा लोग उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन है ये लोग? इनको एनवायरमेंटल साइंटिस्ट कहते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंटिस्ट कहते हैं, जो कि स्टडी करते हैं साइंस, एनवायरमेंट साइंस में, और एक क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ कैसे हम हमारे एनवायरमेंट को बेटर कर सकते हैं, कैसे वो जो इश्यूज हैं एनवायरमेंट हमारा फेस कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एंड अलग टाइप्स के, कैसे हम उन्हें एड्रेस करें, कैसे हम प्रिवेंट करें डैमेज को होने से, और कैसे हम इन सब चीजों को मैनेज कर सकें। और जो हमारी आगे वाली जनरेशन है वो उस प्रकार से ना फेस करें, या उतना खराब माहौल हम उनको ना देके जाएं कि उनको सांस लेना भी मुश्किल लगने लगे। तो अपने फ्यूचर जनरेशनों को हम कैसे एक बेटर वर्ड दे सकें, कैसे एक ग्रीन वर्ड दे सकें, इसके लिए बहुत ग्रीन स्किल्स के टाइप से रेवोल्यूशन चालू है, और जिसमें कि बहुत डिमांड है, करियर ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। और जो ये सोशल फैक्टर जो जिसके मन में एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज्यादा रुझान है, जो कि डेफिनेटली सोसाइटी के लिए कुछ बहुत अलग करना चाहते हैं, तो वो इस हमारे कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, और कैसे उनको हम मॉडिफाई और अपडेट कर सकें, ये स्टडी करना चाहते हैं। तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट होना आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए आपको बैचलर ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट या बैचलर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस पढ़ सकते हैं, या बीटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और फॉलोड बाय अ मास्टर डिग्री इनटू दैट। सो एनवायरमेंटल साइंस अगेन very upcoming field, and again it is a need of the earth. So now on coming to the eighth field, which is bioengineering and biomedical engineering. एक समय था, अगर कोई किसी एक्सीडेंट में अपना कोई हाथ या पैर लूज कर देता था, अपना कोई लिम्ब यूज कर देता था, तो उसको जिंदगी भर वैसे ही रहना होता था, या फिर वो व्हील चेयर पे से रिस्ट्रिक्टेड हो जाते थे या लिमिटेड हो जाते थे। लेकिन जिस हिसाब से हमारी अब बायो इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल साइंस फील्ड हमारी तरक्की कर रही है, हम नए नए टूल्स इस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं जो कि आपके बायोलॉजी या मेडिसिन या हेल्थ केयर के एरिया में एज अ स्ट्रॉन्ग टूल या एज ए स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट के तौर पे हमारे सामने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, जैसे कि कंप्यूटर स्टिमुलाइजेशन सर्जरी के लिए कंप्यूटर बेस्ड सर्जरी जो हो रही है, टिश्यू इंजीनियरिंग, देन मेडिकल इमेजिंग, एमआरआई, सीटी स्कैन, कहाँ हम ब्रेन के अंदर तक घुस के सब कुछ दिखाते हैं, और उससे भी अब और बहुत ज्यादा स्पेशलाइज होता जा रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी कर पा रहे हैं। ट्रैकिंग बैंड्स आपने देखा होगा, ट्रैकिंग बैंड्स हम लगाते हैं, और जिससे हमारा ब्लड प्रेशर और कितनी हमारी हार्ट बीट है, क्या पल्स है, वो ऑटोमेटिकली पूरे टाइम रिकॉर्ड होती रहती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस इंडस्ट्री के, और इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत इनोवेशंस की जरूरत है, इसलिए बहुत ही प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए भी चाहिए। और बिकॉज इट इज अगेन जितना हम एडवांस होते जा रहे हैं उतने हम वल्नरेबल भी होते जाते हैं। जितनी फास्ट स्पीड कार हमारे पीछे बनते जा रहे हैं उतने ही फैटल एक्सीडेंट्स भी हैं। तो इन एक्सीडेंट से हम आपको कैसे प्रोटेक्ट हम अपने आप को करेंगे, या बाई चांस अगर हम इतने अनफॉर्चुनेट हुए कि हम कुछ लूज कर जाते हैं, हमारा ब्रेन का कोई पार्ट या हमारे कोई लिम्ब का कोई पार्ट, तो कैसे हमारी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हमें रिप्लेस कर सके एक आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के साथ, या कैसे हमारे थ्रू सीटी स्कैन एंड ऑल दे कैन स्टडी कि हमारे ब्रेन में क्या क्या सब चल रहा है और कैसे उसको बेटर किया जा सकता है। सो ऑब्वियसली सिंस इट इज between engineering and medicine, so you need to study PCMB, physics, chemistry, maths and biology। आपको चारों सब्जेक्ट ही पढ़ने रहेंगे इसके लिए, और 10+2 में, और उसके बाद फिर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायो इंजीनियरिंग में आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं और इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द बायो इंजीनियरिंग। नाउ कम्स द वन विच इज अगेन स्पोर्ट्स मेडिसिन, समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव। जैसे कि स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स बढ़ता जा रहा है, वैसे
स्कोप ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जिस हिसाब से हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स का कल्चर है, तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि नियर फ्यूचर में स्पोर्ट्स मेडिसिन इज अगेन बहुत ज्यादा डिमांड में होने वाली फील्ड है, क्योंकि स्पोर्ट्स को शायद हम तो एज अ रिलीजन, आई मीन शायद पूजा ही करते हैं स्पोर्ट्स की, जिस भी फील्ड को, जिस जिस चाहे वह क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, या और जिस जो भी हमें पसंद है, हॉकी पसंद है, जिसको भी हम स्पोर्ट को पसंद करते हैं उसको हम पूछते ही हैं इस तरीके से। तो आ, भूल जाते हैं, अगर हम मैच देख रहे हैं कि हमें खाना है पीना है, वो सब हम भूल जाते हैं। तो जब इतना तल्लीन या इतना कोई व्यक्ति, इतना हमारा जो नेशन है वो इतना ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो कोई भी फील्ड हमारी आउट ऑफ फैशन हो ही नहीं सकती। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन इज अगेन अ वेरी ह्यूज फील्ड। और इसमें जो बेसिकली प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाता है कि वो एथलीट्स को कैसे हेल्प करें कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस को कैसे इंजरीज को प्रिवेंट कर सकें, और बाई चांस इंजरी हो जाए तो कैसे उसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें, और कैसे उनको ट्रेनिंग मिले एक अच्छे न्यूट्रिशन की, एक अच्छी गुड मेंटल हेल्थ की, गुड फिजिकल हेल्थ की, ये सब ट्रेनिंग, और गुड ईटिंग की, गुड न्यूट्रिशन की, ये सब कौन कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए। सो इसके लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन के जो प्रोफेशनल है वो सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड एथलेटिक्स ट्रेनर्स, तो ये सब इस फील्ड के अंदर आते हैं जिसको हम स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स मेडिसिन एथलीट्स के लिए या जो ऑलरेडी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए नहीं, बल्कि उन सब बच्चों और उन सब लोगों के लिए है जो कि किसी ना किसी फॉर्म में अपने आप को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं, यानी जो इवन जो फिटनेस फ्रीक हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी है, जिससे कि वो अपने आप को बाई चांस कोई इंजरी हो जाए तो क्योर कर सकें, और मैक्सिमम टाइम अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकें। या वो फिटनेस फ्रीक हैं तो वो अपनी बॉडी को और कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को और कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, तो इसके ऊपर भी ये लोग प्रोफेशनल स्टडी करते हैं। सो इसके लिए आप एमबीबीएस करेंगे, और एमएससी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन या एमए भी आप इसके लिए कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली आप इसी में जाएंगे, आप एमबीबीएस ही करेंगे। और फिर अगर आप साइकोलॉजिस्ट होना चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग पढ़नी पड़ेगी, अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहते हैं तो आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल थेरेपिस्ट होना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहते हैं तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज अपनी एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी। सो दिस इज अबाउट द स्पोर्ट्स मेडिसिन। सो ये 9 इमर्जिंग फील्ड्स हैं जो कि हमारे आगे आने वाले समय की जरूरत है, जो आज हम लोगों ने बात करी है, विच इज whether it is artificial intelligences, whether it is big data, it is ethical and cyber hacking, it is robotic, it is agriculture science, then it is sports medicine, it is biomedical engineering और बायो इंजीनियरिंग। तो ये हमारी सारी फील्ड्स अदर देन द कन्वेंशनल इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन फील्ड के अलावा हमारी अपकमिंग फील्ड्स हैं, जिसमें कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस, टेक्नोलॉजी की समझ, और एक आपके अंदर जज्बा सोसाइटी को कुछ देने का है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए मायने रखती हैं। तो आई होप कि आपको ये आज का सेशन हमारा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ऐसे बहुत सारे और सेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे करियर काउंसल्स इंडिया की तरफ से। हमारा मोबाइल नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप हमसे करियर काउंसलिंग के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपको किस करियर में जाना चाहिए, यू कैन कॉल अस ऑन दीज नंबर्स, और या आप हमें करियर काउंसल्स इंडिया @gmail पे हमसे आप मुलाकात भी कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को हम लोग बहुत जल्दी जल्दी देते रहेंगे। सो आई एम श्योर कि आप हमसे बातचीत रखना कंटिन्यू करेंगे। और विद दिस नोट आई वांट टू से थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।